हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो सुनो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 18 क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस सेट लिया है, और ये जो क्वेश्चंस है वो एक तरीके के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि बोर्ड का जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है, तो उस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो सेक्शन ए में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ जो है यहाँ पे 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने पिक करा है। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है वो सीबीएसई नहीं, अपनी वेबसाइट पे बच्चों की प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराए हैं। तो उन्हीं को जो है मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हो सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर टू बी यूज इन पाइथन। मतलब कि यहाँ पे कुछ आइडेंटिफायर दे रखे हैं और आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर जो है वो इनवैलिड है। तो इनवैलिड की अगर हम बात करें तो जो पहला वाला आइडेंटिफायर है ये इनवैलिड है, क्योंकि देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आइडेंटिफायर का नेम होता है या फिर जो वेरिएबल का नेम होता है उसमें जो है कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए परसेंट का साइन आ रहा है, तो इसलिए जो है आइडेंटिफायर नहीं बन सकता, मतलब कि ये जो है इनवैलिड हो जाएगा। बी वाला सही है, क्योंकि अंडरस्कोर से आपका आइडेंटिफायर स्टार्ट हो सकता है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि जो वाइल है ये भी आइडेंटिफायर नहीं बन सकता, क्योंकि ये क्या होता है, कीवर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वाइल का जो डब्ल्यू है वो कैसा है, कैपिटल है, जबकि पाइथन में वाइल जो है पूरा स्मॉल में रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ट्रू भी जो है आपका आइडेंटिफायर यहाँ पे इनवैलिड है, तो ये आपका वैलिड है, क्योंकि ट्रू का जो है वो टी कैपिटल होता है। तो इस तरीके से तीनों जो है वो आपके करेक्ट हैं, ये आइडेंटिफायर बन जाएंगे। ये वाला आपका आइडेंटिफायर नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी स्पेशल करेक्टर आइडेंटिफायर के नेम में अलाउ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर एक ऐसा करेक्टर है जो कि अलाउ होता है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ अ लिस्ट इन पाइथन। बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि पाइथन में जो लिस्ट होती हैं तो उसके एंड में जो आप एलिमेंट को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जो है लिस्ट में कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना होगा तो वो आप किस तरीके से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शंस को। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट डॉट ऐड, और फिर यहाँ पे है एलिमेंट कि ऐड मेथड को लगा दीजिए और उसके अंदर एलिमेंट डाल दीजिए। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट में जो है ऐड के नाम से कोई मेथड नहीं होता है। बात करते हैं बी वाले की। यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड मेथड का यूज करके आप एलिमेंट को पास कर सकते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इंसर्ट मेथड की हेल्प से हम एंड में जो है एलिमेंट पास नहीं करते हैं, मतलब कि लिस्ट के एंड में एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते इंसर्ट मेथड की हेल्प से। और एक्सटेंड वाला भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंड की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस को जो है लिस्ट में एक्सटेंड करवाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आपके सामने ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके आउटपुट की। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू माय ब्लॉग, और उसके बाद में इस स्ट्रिंग को जो है यहाँ पे स्लाइस किया गया है, मतलब कि सेकंड इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक जो है इस स्ट्रिंग को स्लाइस किया गया है। तो बात करते हैं स्लाइसिंग से स्ट्रिंग क्या बनेगी। देखिए सेकंड वाले इंडेक्स की अगर हम बात करें, ये है 0, ये है 1, तो सेकंड इंडेक्स का मतलब हुआ ये जो वेलकम में एल है यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो है सेकंड इंडेक्स पे है, और इसके बाद में जाएगा 6th इंडेक्स तक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, मतलब कि जो ई है ये आपका कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपर लिमिट होती है उसको ये नहीं लेता है स्लाइसिंग में। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग बनेगी इसमें आएगा L, C, O और M, ये आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की। तो इस वाले पार्ट में लिखा हुआ है वेलकम टू माय ब्लॉग, और यहाँ पे स्लाइसिंग की जा रही है 5th इंडेक्स से लेके 9 इंडेक्स तक। तो 5th इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, मतलब कि M से जो है स्टार्ट होगा और उसके बाद जाएगा 9 तक। तो 9 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 6, 7, देखिए जो स्पेस है ये भी काउंट होगा। फिर T जो है वो 8 इंडेक्स पे है और O 9 इंडेक्स पे है, तो O जो है आउटपुट में नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा M, E आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा और T आ जाएगा। इस तरीके से ये वाली स्ट्रिंग आएगी इस वाली स्लाइसिंग से, और ये वाली स्ट्रिंग आएगी इस वाली स्लाइसिंग से, और इन दोनों को यहाँ पे कर दिया जा रहा है प्लस। तो दोनों को प्लस करके अगर हम चेक करें तो जो बी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे मैच कर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। तो पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक कैन हैव मोर देन 1 एक्सेप्ट स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक जो होता है इसमें जो है एक से ज़्यादा एक्सेप्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में जो है एक से ज़्यादा एक्सेप्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं।
बात करते हैं बी ऑप्शन की। इसमें बोला जा रहा है वन ब्लॉक ऑफ एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन नॉट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस, मतलब कि एक्सेप्ट स्टेटमेंट का एक ब्लॉक जो है वो मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं कर सकता। तो जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक ही एक्सेप्ट स्टेटमेंट की हेल्प से आप जो है मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो बी वाला ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये जो है यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है। सी वाले की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है द फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, मतलब कि जो फाइनली ब्लॉक होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो फाइनली ब्लॉक होता है वो आपका हमेशा एग्जीक्यूट होता है। कंडीशन ट्रू होगी तब भी एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स होगी तब भी एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा डी वाले में बोला जा रहा है कि अगर आप जो है 1 लिखते हैं इंटीजर में और दोनों को जो आप इस तरीके से कंपेयर करते हैं इक्वल का साइन लगा के, जो कि एक रिलेशनल ऑपरेटर है, तो आपको जो है कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे देखिए आपको कोई एक्सेप्शन जो है जनरेट नहीं होगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर, कोई एरर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में जो बी ऑप्शन है वो फॉल्स है, बाकी सारे सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड, मतलब कि यहाँ पे जो है कोड दे रखा है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको एरर देगा। तो इस कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आर के नाम से ये डिक्शनरी है और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में इस डिक्शनरी को प्रिंट करा जा रहा है। तो इस वाले स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि जो स्टेटमेंट बना है इसमें आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। बात करें स्टेटमेंट 2 की, तो यहाँ पे देखिए जो आर वाली डिक्शनरी है इसमें जो है एक्सपर्ट के नाम से की पास कर रखी है और एक्सपर्ट वाली की यहाँ पे दे रखी है और फिर जो है यहाँ पे इस तरीके से जीरो इंडेक्स को पास किया हुआ है, मतलब कि जो एक्सपर्ट वाली की है इसकी जो वैल्यू है उसके जीरो इंडेक्स पे क्या कर दो, क्रिकेट कर दो। तो एक्सपर्ट वाले की अगर हम जीरो इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए बैडमिंटन है, तो इस इंडेक्स पे बोला जा रहा है कि क्या कर दो, क्रिकेट कर दो। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसमें भी आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की, तो यहाँ पे जो है स्कोर के नाम से की दे रखी है और बोला जा रहा है स्कोर वाले की के जीरो इंडेक्स पे जो है 50 डाल दो। तो इस स्कोर वाली की अगर हम बात करें तो डिक्शनरी के अंदर देखिए ये जो है आपकी स्कोर के नाम से की है और इसकी वैल्यू में जो है टपल दे रखा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जीरो इंडेक्स है इस पे क्या कर दो, 50 को ऐड कर दो, मतलब कि 50 को जो वहाँ पे डाल दो। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट 3, इसी से जो है आपको एरर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए टपल है और टपल में आपको पता होना चाहिए कि चेंजेस आप नहीं कर सकते, क्योंकि टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका स्टेटमेंट 3 हो जाएगा। स्टेटमेंट 4 की अगर हम बात करें तो ये भी सही है। इसमें बोला जा रहा है कि पी नंबर वाली जो की है उसमें क्या कर दो, 50 कर दो, मतलब कि पी नंबर के नाम से जो की है उसकी वैल्यू क्या कर दो, 50। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो स्टेटमेंट 3 है ये आपको एरर देगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच पिकल मॉड्यूल मेथड इज यूज टू राइट अ पाइथन ऑब्जेक्ट टू अ बाइनरी फाइल, मतलब कि यहाँ पे जो है 4 फंक्शंस दे रखे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है कौन सा ऐसा फंक्शन है या फिर कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में जो है आप राइट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है सेव, तो सेव के नाम से कोई मेथड नहीं होता है बाइनरी फाइल में। बात करते हैं बी ऑप्शन की, इसमें दे रखा है सीरियलाइज, तो इस नाम से भी कोई मेथड नहीं होता है। सी ऑप्शन में दे रखा है स्टोर, तो स्टोर के नाम से भी कोई मेथड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डंप के नाम से मेथड होता है और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है बाइनरी फाइल पर राइट करते हैं, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप डंप मेथड की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में राइट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि है डंप। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरीज, मतलब कि यहाँ पे जो है 2 डिक्शनरी दे रखी हैं। पहली डिक्शनरी का नाम है डिक्ट स्टूडेंट और दूसरी डिक्शनरी का नाम है डिक्ट मार्क। और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है विच स्टेटमेंट विल अपेंड द कंटेंट ऑफ डिक्ट मार्क्स एंड डिक्ट स्टूडेंट, मतलब कि डिक्ट मार्क्स के नाम से डिक्शनरी है, इसका कंटेंट जो है इस वाले डिक्शनरी में कौन सा स्टेटमेंट जो है अपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, जिसकी हेल्प से ये वाली जो डिक्शनरी है इसका कंटेंट जो है इस वाली डिक्शनरी में अपेंड हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पहले ऑप्शन की। इसमें देखिए क्या करा जा रहा है, दोनों डिक्शनरी के बीच में प्लस लगा दिया गया है, मतलब कि दोनों डिक्शनरी को ज्वाइन करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया गया है, प्लस के साइन को लगा दिया गया है। और ये मान लिया जा रहा है कि ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, इस वाली डिक्शनरी का जो कंटेंट है वो इसमें ऐड कर देगा। तो ये स्टेटमेंट देखिए फॉल्स है, इस स्टेटमेंट से ये काम नहीं होगा। बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की, तो इसमें लिखा हुआ है डिक्ट स्टूडेंट डॉट ऐड, मतलब कि ऐड के नाम से यहाँ पे फंक्शन लगा दिया है
और इसके अंदर डाल दी है डिक्ट मार्क्स वाली डिक्शनरी। तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि ऐड के नाम से जो है कोई मेथड नहीं होता है डिक्शनरी में। बात करेंगे सी वाले ऑप्शन की, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मर्ज के नाम से मेथड लगा रखा है, और मर्ज के नाम से भी जो है मैंने डिक्शनरी में आपको कोई भी मेथड नहीं पढ़ाया है। मतलब कि मर्ज के नाम से भी जो है डिक्शनरी में कोई मेथड नहीं होता है। तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे अपडेट मेथड को, और अपडेट फंक्शन के अंदर आप पास कर देंगे डिक्ट मार्क्स वाली डिक्शनरी। तो इस तरीके से होगा क्या, ये जो डिक्शनरी है वो अपेंड हो जाएगी आपकी इस वाली डिक्शनरी में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द मैथ मॉड्यूल इन पाइथन। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि मैथ मॉड्यूल का पार्ट नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है सील। देखिए सील के नाम से जो है मैथ मॉड्यूल में फंक्शन होता है। बी वाले की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मीन फंक्शन दे रखा है जो कि मैथ मॉड्यूल में नहीं होता है, ये होता है स्टैटिक्स मॉड्यूल में। तो जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में FABS दे रखा है जो कि मैथ मॉड्यूल में होता है, और डी में पाई दे रखा है, पाई भी आपका मैथ मॉड्यूल में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि मीन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। मतलब कि यहाँ पे ये कोड दे रखा है और इस कोड का जो है आपसे आउटपुट पूछा गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके आउटपुट को कि इसका आउटपुट क्या होगा। और देखिए जो क्वेश्चन है जितना दिखने में सिंपल लग रहा है उतना ही ट्रिकी है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एल के नाम से एक लिस्ट दे रखी है, और फिर जो है यहाँ पे सेकंड लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट लगाया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लैन फंक्शन को लगाया गया है, और लैन फंक्शन के अंदर यहाँ पे एल को डाल दिया है जो कि एक लिस्ट है। मतलब कि इसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ देखिए इसकी हो जाएगी 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 3 किस तरीके से होगा, देखिए ये जो है पूरा एक एलिमेंट है, फिर ये दूसरा एलिमेंट है, और ये तीसरा एलिमेंट है। तो इस तरीके से इस एल की जो लेंथ है वो 3 हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, वो जो है इसकी लेंथ को 4 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो जो है इस पार्ट को एक एलिमेंट मान लेंगे और इस पार्ट को जो है दूसरा एलिमेंट मान लेंगे, और इसको जो है तीसरा एंड इस वाले को 4 मान लेंगे। तो वो जो है इस तरीके से 4 लेंथ इसकी कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन इसकी जो लेंथ होगी वो 3 होगी। कैसे होगी, देखिए यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है पूरा एक पार्ट है। देखिए स्ट्रिंग की जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई है और यहाँ पे क्लोज हुई है। मतलब कि ये जो है पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, जो कॉमा है वो इस स्ट्रिंग का पार्ट है। तो पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है, इसके बाद में ये दूसरी स्ट्रिंग है और ये तीसरी स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से इस लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है लेंथ 3 आ जाएगी। फिर डिवीजन का साइन लगा हुआ है, उसके बाद में 2 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे लेंथ फंक्शन को लगा के जो एल है इसके 0 इंडेक्स की लेंथ को कैलकुलेट करा है। तो 0 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है इस पूरे एलिमेंट की। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देखिए 1 2 3 4 पे स्पेस है, और 5 पे हो जाएगा ये कॉमा, 6 पे फिर स्पेस है, 7 8 9। तो 0 इंडेक्स की जो लेंथ है वो हो जाएगी 9। मतलब कि यहाँ पे इनटू करके 9 आप इस तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से फाइनल स्टेटमेंट बन जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 1.5, और यहाँ पे इसके बाद में रहेगा इनटू का साइन, और फिर लिख देंगे आप 9। और 1.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये हो जाएगा आपका 13.5। मतलब कि जो सी ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आंसर कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें बोला जा रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म। मतलब कि यहाँ पे जो है 2 टर्म दे रखे हैं, तो इनकी जो है बेसिकली आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो बात कर लेते हैं। PPP की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और BOIP की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है विच SQL ऑपरेटर परफॉर्म्स पैटर्न मैचिंग। मतलब कि यहाँ पे जो है कुछ ऑपरेटर्स के नाम दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि SQL में कौन सा ऐसा ऑपरेटर होता है जिसकी हेल्प से आप स्ट्रिंग को मैच कर सकते हैं। मतलब कि स्ट्रिंग की मैचिंग करके रिजल्ट को जो है कौन सा ऑपरेटर कैलकुलेट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को मैच करके जो है रिजल्ट को कैलकुलेट करा सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है विच पाइथन फंक्शन इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग ओनली वन रिजल्ट सेट फ्रॉम SQL टेबल इन अ डेटाबेस। मतलब कि यहाँ पे जो कुछ फंक्शन दे रखे हैं तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पाइथन का फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप जो है टेबल में से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को जो है एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है fetch 1, जो कि यहाँ पे डिजिट में दे रखा है 1। बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे fetch नंबर लिखा हुआ है, सी में है fetch all और डी में है fetch 1। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। fetch 1 फंक्शन की हेल्प से आप जो है टेबल में से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ओपनिंग मोड इन पाइथन जनरेट्स एन एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट।
मतलब कि यहाँ पे जो है फाइल के ओपनिंग मोड दे रखे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मोड ऐसा है जिसमें कि अगर फाइल बनी हुई नहीं है तो वो जो है आपको एरर देगा। तो ऑप्शन ए में दे रखा है ए मोड, जो कि अपेंड के लिए होता है, तो इसमें जो आपको एरर देखने को नहीं मिलता है। अगर आपकी फाइल बनी हुई नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की, जिसमें कि आर दे रखा है, जो कि फाइल को रीड करने के लिए होता है। और इस मोड में अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हैं और आपकी फाइल बनी हुई नहीं है तो उस केस में जो है आपको एरर देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर, जो कि रीडिंग मोड होता है। सी वाले में डब्ल्यू दे रखा है, जो कि राइटिंग के लिए होता है, इसमें भी जो आपकी फाइल क्रिएट हो जाती है अगर बनी हुई नहीं है। और डी वाले में दे रखा है डब्ल्यू प्लस, जो कि रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। एंड इस मोड में भी आपकी फाइल क्रिएट हो जाती है अगर बनी हुई नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें बोला जा रहा है द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ सीक इज, मतलब जो सीक मेथड होता है इसका सही सिंटैक्स आपको बताना है। तो सही सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए सीक मेथड को यूज करते टाइम हम सबसे पहले जो है फाइल ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर सीक लिखते हैं और इसके बाद में हम देते हैं ऑफसेट वैल्यू और फिर रहता है रेफरेंस पॉइंट। तो इस तरीके से जो ये ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब कि यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बोला जा रहा है SMTP एंड पॉप प्रोटोकॉल आर यूज इन ईमेल कम्युनिकेशन, मतलब कि SMTP और पॉप प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। बात करते हैं बी ऑप्शन की। इसमें बोला जा रहा है URL ऑफ अ पेज इज नॉट ऑलवेज द सेम एज इट्स डोमेन नेम, मतलब कि वेब पेज का URL हमेशा जो है डोमेन नेम की तरह नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल सही है। बात करते हैं सी वाले की। इसमें बोला जा रहा है HTTPS इज सेफर देन HTTP, मतलब कि जो HTTPS प्रोटोकॉल होता है वो जो है HTTP से ज़्यादा सेफ होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो एस लगा हुआ है इसका मतलब होता है सिक्योर। बात करते हैं डी वाले की। इसमें बोला जा रहा है इंटरलिंकिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड इंटरनेट, मतलब कि वेब पेजेस की जो इंटरलिंकिंग होती है उसको जो है इंटरनेट बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये बात जो है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि वेब पेजेस की इंटरलिंकिंग को हम बोलते हैं हाइपर लिंकिंग। तो इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें बोला जा रहा है डैश प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एक्सेस टू सर्विसेज होस्टेड ऑन अ रिमोट कंप्यूटर। कहने का मतलब यह है कि किसी रिमोट कंप्यूटर से आप किस प्रोटोकॉल की हेल्प से जो है सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है आपको प्रोटोकॉल का नाम बताना है। तो ऑप्शंस में यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल के नेम दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए है FTP, बी है TTP, सी है टेलनेट और डी है SMTP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी टेलनेट। टेलनेट की हेल्प से आप जो है किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे भी रिमोट वर्ड आ जाए तो समझ जाइए कि टेलनेट प्रोटोकॉल की बात की जा रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है वो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में असर्शन दे रखा है चेंजेस मेड टू अ वेरिएबल डिफाइन विद इन अ फंक्शन टू बी विजिबल आउटसाइड द फंक्शन इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल। कहने का मतलब यह है कि किसी वेरिएबल को अगर आपने जो है किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करा है और आप चाहते हैं कि जो उसका स्कोप है वो फंक्शन के बाहर भी रहे, तो उस केस में जो आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, मतलब कि जो असर्शन है वो यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में बोला जा रहा है वेरिएबल डिफाइंड विद इन द फंक्शन आर लोकल टू दैट फंक्शन बाय डिफॉल्ट अनलेस एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड विद द ग्लोबल कीवर्ड। मतलब कि रीजनिंग में बोला जा रहा है कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो वो जो है बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल कहलाता है, जब तक कि आप उस वेरिएबल को ग्लोबल कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर ना करें। तो यहाँ पे जो रीजनिंग है वो भी बिल्कुल करेक्ट है और जो रीजनिंग है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। मतलब कि असर्शन और रीजनिंग दोनों ही ट्रू है और जो रीजनिंग है वो सही से एक्सप्लेन कर रहा है किसको? ए को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है अ बाइनरी फाइल इन पाइथन यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स लाइक लिस्ट डिक्शनरीज दैट कैन बी लेटर रिट्राइव्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म यूजिंग पिकल मॉड्यूल। मतलब जो बाइनरी फाइल होती है इसमें स्टोर होते हैं कलेक्शन वाले ऑब्जेक्ट, जैसे कि लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गई। इस तरीके के जो भी कलेक्शन वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो है बाइनरी फाइल में स्टोर होते हैं और बाद में जो है इनको पिकल मॉड्यूल का यूज करके ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो असर्शन है बिल्कुल सही है। बाइनरी फाइल में जो है कलेक्शन वाले ऑब्जेक्ट ही स्टोर होते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गई या टपल हो गया। जो भी कलेक्शन वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वही बाइनरी फाइल में आपके स्टोर होते हैं और इनको जो है आप ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं पिकल मॉड्यूल का यूज करके। बात करते हैं रीजनिंग की। इसमें बोला जा रहा है बाइनरी फाइल्स आर जस्ट लाइक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स एंड कैन बी रीड यूजिंग टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड।
मतलब कि जो बाइनरी फाइल होती हैं वो नॉर्मल फाइल की तरह ही होती हैं, जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, और इनको जो आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रीजनिंग है वो पूरी तरीके से गलत है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लिखा हुआ है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। मतलब कि जो असर्शन है वो तो यहाँ पे ट्रू है, लेकिन जो रीजनिंग है वो फॉल्स है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हो गया है। इस प्रैक्टिस सेट में 18 क्वेश्चंस थे, जिनको कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।